आज का जो सेशन है क्योंकि ये पहला दिन है, तो इस दिन हम थोड़ा-सा इवैल्यूएशन करेंगे अपने आप का और हम ये भी जानेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स के क्या-क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स के वैसे तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ मैं लेके आया हूँ आपके साथ में। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रेज़ेंटेशन की तरफ। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली जो स्किल है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट जो टॉपिक है, इसका मतलब ये है एफिशिएंटली एलोकेटिंग एंड मैनेजिंग टाइम टू अकम्प्लिश टास्क्स एंड मीट डेडलाइन्स। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ इस चीज़ का। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे आप सुबह उठते हैं और उठ कर के शाम तक जितने भी काम करते हैं, तो क्या आप सुबह-सुबह ही एक प्लानिंग करके अपने हर एक काम को टाइम दे देते हैं? अगर आप दे देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। क्या आप उस टाइम को फ़ॉलो कर पाते हैं? और उस टाइम को फ़ॉलो करते हुए जो आपने काम जिस समय निर्धारित किया होता है, प्लान किया होता है, क्या वो काम उस समय खत्म हो जाता है? तो सेकंड पॉइंट है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का जो मतलब है, वो ये है कि अब हमने सबसे ज़्यादा कोविड में देखा, कुछ चीज़ें जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो कोविड से बहुत सीखने में आई, बहुत देखने को मिली। तो जैसे ही मैं एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस में शिफ्ट हुआ, तो इस समय पे क्या हुआ कि पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो ऐसे समय में जो मेरा एक कम्फ़र्ट ज़ोन था, मैं उससे बाहर आ गया और अब वहाँ की परिस्थिति मेरे कम्फ़र्ट ज़ोन की नहीं है। सब नए हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, बहुत फ्रेंडली भी नहीं हैं। तो इस समय पर क्या मैं अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा हूँ? दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लेते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग है या फिर कॉलेज गोइंग है, तो आपका जो क्लास टीचर हैं आपके वो चेंज हो गए या फिर आपके जो लेट्स से क्लास कोऑर्डिनेटर हैं, कैप्टन हैं या आपके टीचर गार्जियन हैं, वो चेंज हो गए। तो उनके बदलने पर अब बिल्कुल लॉजिकल बात है कि जो दूसरा इंसान होगा वो वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। या तो वो आपको पहले वाले से अच्छा लग सकता है, या तो वो आपको पहले वाले से बुरा लग सकता है, या फिर वो न्यूट्रल मतलब एक जैसा ही लग सकता है। तो कोई भी संभावनाएँ हो सकती हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, आपके लाइफ़ में आपके इंसिडेंट्स जो भी होते हैं, उसमें जब भी ऐसा कुछ होता है कि कुछ चेंज हुआ, कुछ बदलाव हुआ, तो ऐसे टाइम पर क्या आप बहुत ही ईज़िली, स्मूथली, बिना किसी ज़्यादा लोड और टेंशन के उस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को जैसे पेश करना होता है वैसे पेश करते हैं, क्या ऐसे होता है? या फिर आपको उस चेंज से काफ़ी चैलेंजेज़ आते हैं, तो आम तौर पे क्या हुआ है पास्ट में वो थोड़ा सोचिए यहाँ पर। या फिर ऐसा कुछ बदलाव हुआ तो आपको थोड़ा चैलेंज आता है, वहाँ एडजस्ट होने को काफ़ी टाइम लग जाता है। काफ़ी टाइम लगने के बाद में भी कुछ चीज़ें जो है ऑड ही रह जाती हैं, मतलब वो ठीक होती ही नहीं हैं। क्या ऐसे होता है? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट है कम्युनिकेशन का। सो कम्युनिकेशन द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली थ्रू रिटन एंड वर्बल मीन्स। तो कम्युनिकेशन है कि कोई भी मैसेज जो आप किसी को पहुंचाना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर मैसेज को आप क्लियरली और इफेक्टिवली लिख करके भी और बोल करके भी पहुंचा पाते हैं क्या? इसकी मैं एग्जांपल दूंगा कि आपने किसी को कुछ काम दिया और आपने देखा कि उसने काम किया ही नहीं, और आपने जब उससे पूछा कि आपने काम क्यों नहीं किया, तो उसने कहा मैंने तो काम कर दिया था, और तब आपको समझ में आया कि उसको कुछ और ही समझ में आया था। अब एक बार ऐसा हुआ तो ठीक है, पर क्या आपके साथ ऐसा बार-बार होता है? अगर ऐसा बार-बार होता है तो हो सकता है कि जिस तरीके से आप मैसेज दे रहे हैं, हो सकता है कि जिस तरीके से आप मैसेज दे रहे हैं, उसमें चैलेंज हो। ओके, दिस इज़ आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि जिस तरीके से आप मैसेज दे रहे हो, उसमें प्रॉब्लम हो। हर समय ऐसे नहीं होता, सामने वाले को ही कम समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली जो है आप देखेंगे कि दिस इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा होता है स्टोरी टेलिंग। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, वही स्टोरी टेलिंग में आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ करिश्मा। नाउ व्हाट इज़ दिस करिश्मा? करिश्मा इज़, अब देखिए, आप थोड़ी देर ऐसे आँखें बंद कीजिए और आँखें बंद करके सोचिए कि ऐसे कौन से इंसान हैं आपकी ज़िंदगी में, या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप हमेशा सुनना पसंद करेंगे। हो सकता है कि वो आपके आस-पास कहीं रहते हों, हो सकता है कि आपने उनको कहीं टेलीविज़न, यूट्यूब या फिर ऑनलाइन माध्यम से सुना हो, वो भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने कुछ ऑडियो पॉडकास्ट वगैरह सुने हों। किसी भी तरीके से जस्ट क्लोज़ योर आइज़ एंड थिंक ऑफ सम पीपल कि ऐसे कौन से लोग हैं। हो सकता है कि वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है कि वो आपके कोई गुरु हों, कोई टीचर हो सकता है कि कोई आपके फ्रेंड हो सकता है आपके माता-पिता हों,
सो जस्ट थिंक ऑफ इमेजिन ऑफ सच पीपल कि भाई उनको मैं सुनते रहूँगा। और कई बार ऐसा होता है कि अब वो सही बोले, गलत बोले उससे मतलब नहीं है यार, वो बोलते ही ऐसा है कि इट्स लवली। जो जो ये फीलिंग देता है ना जो इंसान, उसमें एक करिश्मा होता है, मतलब उसके अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन होती है। तो क्या आपके अंदर भी ये अट्रैक्शन है? आपको क्वेश्चन आपसे पूछना है। मैंने इमेजिन करने के लिए इसलिए बोला कि वी कैन हैव अ फील। इसको कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, मतलब करिश्मा कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बट क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन फील। हम ऑरा वर्ड यूज़ करते हैं ना कि अरे क्या मतलब क्या पर्सनैलिटी है ऐसे। तो आर यू हैविंग दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी? क्या ऐसा आपके साथ भी होता है कि लोग आपको सुनते रहना चाहते हैं, लोग आपके आस-पास रहना चाहते हैं? क्या ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता? दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट की स्किल। अगर आप एक कंपनी में टीम को हैंडल करने वाले हैं या आप सोशल नेटवर्क में कुछ बिल्कुल अपने सोशल ग्रुप्स को आगे लेके चलते हैं या आप फैमिली में सबको लीड लेकर के आगे लेकर के चलते हैं, तो उन सभी केसेस में जो ये करिश्मा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे जो है पर्सनल ब्रांडिंग की बात करेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग को आप इस तरीके से समझिए कि आपका एक सर्कल है, उस सर्कल में क्या आप एक ब्रांड की तरह जाने जाते हैं? ब्रांड की तरह जाने जाने का मतलब क्या है? ब्रांड की तरह जाने जाने का मतलब ये है कि आप जब किसी रूम में एंट्री लेते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी 10, 15, 20, 50 लोग बैठे हुए हैं, सो योर एंट्री डज़ इट मेक एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट और द वाइब्स ऑफ द रूम? क्या आपके एंटर करने से कुछ फ़र्क पड़ता है लोगों को? कुछ वहाँ की वाइब्स और एनवायरनमेंट में हलचल होती है? इज़ इट हैपनिंग? तो पर्सनल ब्रांडिंग में कोई ऐसा नहीं है कि आप रील स्टार बन गए, आप यूट्यूब स्टार बन गए, ये वो बात नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब हमारा जो नेटवर्क है, उसमें हाउ पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू। क्या लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं? आपके आने और जाने पर किस तरीके से लोग आपके साथ पेश आ रहे हैं? आपके आने पर आपको ग्रीटिंग्स मिलते हैं, है ना? तो ये पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताया कि हमारी पर्सनल जो हमारा सर्कल है, 4 लोगों का है, 10 का है, 20 का है, 50 का है, उसमें आपका बेसिकली क्या आपको महत्व दिया जाता है, दैट इज़ द पर्सनल ब्रांडिंग। तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। अगला जो पार्ट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ओके, इट इज़ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल की ज़रूरत होती है जब भी आप कहीं ऑफ़िस में काम कर रहे हैं और किसी सिचुएशन में आ गए आप जो बहुत ही फ़ेवरेबल नहीं है, चैलेंजिंग है और काम रुक गया है। इस समय पर आप क्या करेंगे? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी प्रतिभा है, जो कि समस्याओं को, जो चैलेंजेस होते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई कर पाती है, एनालाइज़ कर पाती है कि वो क्यों हो रहे हैं और क्या ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे कि आप चैलेंजेस को सॉल्व कर सकें या उसके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकें। दिस इज़ द स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके बताऊँगा। मान लेते हैं छोटे बच्चे हैं, आप छोटे बचपन का कोई एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं हम। तो बचपन की बात है, आप लोग कहीं घूमने चले गए और घूमते-घूमते किसी जंगल झाड़ी में घुस गए जाके, ओके। इट वाज़ सम फॉरेस्ट काइंड ऑफ एरिया और वहाँ आप घुस गए जाके और अब रास्ता भूल चुके हैं, ओके। अब किसी को रास्ता याद नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करते हैं आप? दूसरा, मान लेते हैं कि आपके पेरेंट्स बाहर शॉपिंग करने गए हैं, आप घर में हैं और आपको कुछ खाने की इच्छा हो गई और खाने की इच्छा में आप किचन में एक स्टूल लेकर चढ़ गए ऊपर और कुछ अलमीरा से ऊपर के शेल्व्स में से आपने कुछ निकालने की कोशिश की और वहाँ से 2-4 बर्तन गिरे और गिर कर के वो काँच के थे, टूट गए और टूटने के बाद में उनका सामान बिखर गया। इस समय पे आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? तो ये जो सिचुएशंस हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन पे आप क्या करते हैं? मतलब माइंड क्या करता है? वो जेन्युइनली सोचो क्या करता है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड और अगला जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह ही क्रिटिकल थिंकिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग होती है जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में होता है कि हम जो है कोई भी डिसीजन जब लेते हैं, व्हेनेवर वी टेक सम डिसीजन, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या हम मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं? क्या हम उन्हें इवैल्यूएट करते हैं? क्या हम ये देखते हैं कि भई क्या सही होगा, क्या गलत होगा? मान लेते हैं मेरे पास में केवल 5000 का बजट बचा हुआ है और मेरे पास में अभी 4 लोग हैं जिनका एक्सपेंस मुझे उठाना है। तो मैं कैसे उठाऊँगा? मतलब हाउ एम आई गोइंग टू
बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ 5 पीपल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी लगेगी, साथ में क्रिटिकल थिंकिंग भी लगेगी। अगर मुझे उन्हें वर्ल्ड क्लास बहुत ही अच्छी सर्विस देनी है और ₹5000 में देनी है, तो मे बी आई विल थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन कि चलो हम ईएमआई बेस्ड कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जिसमें बेसिकली हमें एक अच्छे से जो है सर्विस मिल जाए और मैं उन्हें ईएमआई के तौर पे कुछ-कुछ पैसे देते रहूँगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है इस तरीके से एनालाइज़ करती है इन्फॉर्मेशन को, ऑप्शंस को इवैल्यूएट करती है और जो भी डिसीज़न लेते हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीज़न्स होते हैं। अगला जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब बिकॉज़ वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो सबके सब जो है इमोशनल होते हैं। कभी-कभी जब आप काम पे जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं या स्कूल कॉलेजेस में भी जाते हैं, तो आपको लगता होगा कि आपके साथ बहुत रूड हो गए लोग। और कभी-कभी हम लोग भी किसी के साथ बात कर लेते हैं ऐसा कि बाद में लगता है कि अरे यार! मैं शायद बहुत ही ज़्यादा रूड हो गया था, ऐसा लगता है। तो ऐसे केसेस में हमें ये समझना चाहिए कि जिससे भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करने के टाइम पर उनकी मनोदशा कैसी है? सो हाउ आर दे फीलिंग? उनका माइंडसेट कैसा है? सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द अदर्स एंड देन यू आर एबल टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर आपको और लोगों के माइंडसेट के बारे में पता चलता है और आप उसके हिसाब से अपने काम को कर पाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, someone's मैनेज one's own emotions एंड द इमोशंस ऑफ द अदर्स, कि मतलब किसी और के इमोशंस को समझते हुए अपने इमोशंस को मैनेज करना, कंट्रोल करना, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। ये पब्लिक स्पीकिंग में भी बहुत काम आती है और ये वन टू वन स्पीकिंग में भी, डिस्कशंस में भी बहुत काम आती है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। सो अगर आप इस तरीके से कर पाते हैं, मतलब अगर कोई बहुत ही सैड सिचुएशन में है, बहुत दुखी है, मान लेते हैं किसी के घर में कोई दुखद निधन हो गया है, किसी का शरीर छोड़ दिया किसी ने और प्राण त्याग त्याग दिए किसी ने, ओके, डेथ हो गई है। अब आपका वो जानकार है, मतलब दोस्त में आता है, तो आप अब इस समय पर कैसे उसके साथ बिहेव करेंगे? मतलब हाउ विल यू बिहेव? इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है? सेकंड, कोई बहुत, बहुत, बहुत खुश है, बहुत खुश है। उस समय पर आपको कैसा फ़ील होता है? मतलब आपको अच्छा फ़ील होता है या लगता है अरे यार क्या क्या इसको इतनी क्या खुशी हो रही है? मतलब ऐसा फ़ील होता है या आपको लगता है आपको भी खुशी होती है और आप भी उसको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं, तो होता क्या है एग्ज़ैक्टली, करते क्या हैं, है ना? तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू सी कि अगर बहुत ही गंभीर सिचुएशन पे आप भी गंभीर होकर के उस सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं, सँभालते हैं, ऐसा होता है क्या? या बहुत एक्साइटमेंट होती है तो आप भी खुश माहौल में खुश मिजाज होकर के आप उनके साथ में उस तरीके से डिस्कस करते हैं क्या? सो थिंक ऑफ इट, क्या करते हैं आप? उसी हिसाब से अगर ऐसा करते हैं, मतलब उस सिचुएशन को आप माहौल के हिसाब से हैंडल कर लेते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस है, अच्छी है। अगला है राइटिंग स्किल्स। ये जो स्किल्स हैं धीरे-धीरे बिल्कुल खत्म ही होती जा रही है। मतलब अभी के टाइम पे जब से चैट जीपीटी वगैरह आ गए हैं, तब से तो ये राइटिंग स्किल्स लोगों ने छोड़ ही दी हैं। तो राइटिंग स्किल्स बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। आपको पहला जॉब चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। मतलब यू नीड टू राइट इन अ बेटर वे। जब आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी तभी जाके एक अननोन पर्सन आपके ईमेल को पढ़ करके आपको कॉल बैक कर सकता है या फिर राइट बैक कर सकता है, जब आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो राइटिंग स्किल्स जो है उसमें उसमें आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप नए जॉब हंटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे ये हेल्प करेगी। सेकंडली, राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो ये आपके एक्जिस्टिंग जॉब में जो आपके कम्युनिकेशन है, टीम कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएँगी, आपके बॉस के साथ में, मैनेजर के साथ के कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएँगी, तो ये होगा। अगर राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो बहुत बार हम हँसी के पात्र बनते हैं, मतलब वी बिकम अ यू नो ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, तो लोग हँसते हैं हमारे ऊपर। तो ये बेसिकली एक इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। अगली जो स्किल है वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रिटी एक तरीके से आपके चरित्र को, कैरेक्टर को दिखाता है। मेंटेनिंग ऑनेस्टी, एथिकल बिहेवियर एंड स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स इन ऑल इंटरैक्शंस। मतलब कि जब आपके पास में फ्रीडम थी, जब आपके पास में पावर थी, जब आपके पास में मौका था कि आप थोड़ा बहुत उल्टा-सीधा करके, चीटिंग करके अपने एडवांटेज ले लो, क्या तब भी, उस समय पर भी आपने ऑनेस्टी दिखाई? आपके पास में मौका था कि आप जो है बिना बताए जो है पैसे ले लो, क्या आपने उस समय पर मोरालिटी दिखाई, ऑनेस्टी दिखाई? क्या आपने उस समय पे प्रिंसिपल फॉलो किए? क्या जब आपके पास मौका था, मान लेते हैं कि आपके पास एक ही टिफ़िन है और आपको मालूम है कि भई मैं इसको खा लूँगा और मेरे भाई को पता भी नहीं है, ठीक है? तो मैं खा लूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मैं टिफ़िन लाया हूँ करके। तो क्या आपने उस समय टिफ़िन खा लिया? आपके पास में ₹10 थे, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, ₹10 आपके दोस्त को भी चाहिए।
और आपके दोस्त की क्रिटिकल सिचुएशन ज़्यादा है, तो क्या आपने उस समय दोस्त को ₹10 दिए? सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली इज़। आप काम कर रहे हैं, काम करने के टाइम पर दूसरे बंदे ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम करके उसको बेसिकली अवार्ड मिलना चाहिए, एक अवार्ड मिलने वाला है तो, पर वो अवार्ड आपको दिया गया। क्या आपने एक बार भी अपील किया कि अवार्ड इस बार मुझे लगता है मुझे नहीं, इस टीममेट को मिलना चाहिए क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है और इसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आए हैं। क्या आपने इस तरीके की एक प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच अपनाया और दिखाया? दिस इज़ इंटीग्रिटी, इसे इंटीग्रिटी कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा पार्ट है पेशेंस, पेशेंस, धैर्य, धीरज। द कैपेसिटी टू रिमेन काम, द कैपेसिटी टू रिमेन काम एंड कंपोज्ड इन द फेस ऑफ चैलेंजेस और डिलेज। ये है कि किसी भी परिस्थिति में मन की स्थिति एक जैसी रहना, पेशेंस, धैर्य का होना। तो क्या कोई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आती है, मान लेते हैं आप फेल हो गए। तो फेल होने पे क्या आप बहुत पैनिक हो जाते हैं? क्या आप बहुत दुखी हो जाते हैं? क्या आपको टेंशन पूरा घेर लेती है? आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या करेंगे? पेरेंट्स को क्या बताएँगे? अब होगा क्या? कैसा होता है? अगर आपके सारे पैसे खत्म हो गए हैं और अब आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ चुका है, क्या आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं? क्या आपको लग रहा है कि दुनिया खत्म हो चुकी है? क्या ऐसा कुछ है? आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और उसको जो है 10 मिनट से लेट हो रहा है। क्या आप उतना आपके अंदर धैर्य नहीं है कि उसका वेट कर सकें और आप चले गए कहीं निकल के? तो पेशेंस बेसिकली ये है काम एंड कंपोज़ रहना किसी भी परिस्थिति में। नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है ऑर्गनाइज़ेशन। क्या आप अपने आप को ऑर्गनाइज़ रखते हैं? ऑर्गनाइज़ रखने का मतलब ये है कि क्या आपके कपड़े बेड में पड़े रहते हैं, आप उन्हें अलमीरा में नहीं रखते, तो आप ऑर्गनाइज़्ड नहीं हैं। क्या आपकी बुक्स वगैरह जो है बिखरी-बिखरी सी रहती हैं, तो आप ऑर्गनाइज़्ड नहीं हैं। क्या आप किसी से कुछ बात करते हैं और दूसरी बार जब बात करते हैं तो पहली वाली को भूल जाते हैं? क्या अक्सर ऐसा होता है आपके पास में? तो आप ऑर्गनाइज़्ड नहीं हैं। क्या आप कहीं घूमने निकलते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आपको जाना कहाँ पे है? तो आप ऑर्गनाइज़्ड नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम ऑर्गनाइज़्ड नहीं होते। ऑर्गनाइज़ेशन हमेशा एक चीज़ को अच्छा करती है, टाइम मैनेजमेंट बनाती है, ज़्यादा से ज़्यादा काम बेसिकली पूरे करने में हेल्प करती है और आपको आपके माइंड को थोड़ा ठंडा रखने में कूलिंग एजेंट की तरह भी काम करती है। तो ऑर्गनाइज़ेशन जो है ऑर्गनाइज़ेशन सो कीपिंग वर्कस्पेसेस एंड टास्क ऑर्गनाइज्ड फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। और अगला जो है हमारे पास में वो है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग जो होता है, मेक साउंड एंड रैशनल डिसीजंस बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन। बहुत बार लोग इतना डिले कर देते हैं डिसीजन लेने में कि वो सिचुएशन ही बदल जाती है। जब तक आप डिसीजन ले रहे होते हैं, वो डिसीजन उस समय तक सही था जब आपके पास समय था डिसीजन लेने का और बताने का। पर आपने इतना समय ले लिया कि अब जो है जो आप डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन जो है समय के हिसाब से गलत हो गया। तो समटाइम्स दिस हैपेंस। सो इस वज़ह से जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और जितना आप एनालिसिस कर पा रहे हैं, उतने में ही आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। समय के भरोसे नहीं बैठना चाहिए हर समय पर। तो अगर आप टाइमली डिसीजंस ले पा रहे हैं और जो उन डिसीजन से होने वाले जो आउटकम्स हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आप ले पा रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम बोलेंगे कि येस यू हैव द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। नेक्स्ट जो है वो नेटवर्किंग है। अब नेटवर्किंग टर्म जो है वो जो चेन मार्केटिंग होती है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो गई थी। तो नेटवर्किंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे लिंक्डइन है। लिंक्डइन में आपका अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क होना चाहिए, जो लोग जॉब सीकर्स हैं। अदरवाइज़ जो कुछ सोशल मीडिया में कुछ करना चाहते हैं, वैसी कुछ सर्विसेज़ देना चाहते हैं, तो आपका जो नेटवर्क है, वो बेसिकली सोशल नेटवर्क के थ्रू ज़्यादा होना चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा होना चाहिए, ओके। सो नेटवर्किंग इज़ बेसिकली मेकिंग कनेक्शंस। तो ये स्किल अगर आपकी है, क्या आपके पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स के कनेक्शंस हैं, अगर आप जॉब सीकर हैं तो? क्या आपके पास में फर्दर क्या एक्टिविटी हम करने वाले हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन है, उसमें कौन-कौन से लोग आएँगे और वो किस-किस डोमेन से होंगे, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है? अगर है तो ये नेटवर्किंग है। कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब 2 लोगों के बीच में कुछ इश्यू आ गया और वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या आप वहाँ बैठ कर के मज़े लेते रहेंगे और या फिर बोलेंगे अरे यार इग्नोर करो इनका तो रोज़ का है। व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप? तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन है कि किस तरीके से आप उन दोनों को समझा करके एंड मेक देम अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन बेसिकली गो फॉर अ रेज़ोल्यूशन, उन दोनों के बीच में सुलह करवा दी।
तो इफेक्टिवली एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन कंस्ट्रक्टिव मैनर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टास्क है, क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं तब काम सब बंद हो जाता है। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट वी नीड टू वर्क ऑन ऑलवेज। इंटरपर्सनल स्किल्स, द एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स। क्या आप औरों के साथ में एक सौहार्द, एक हार्मनी, एक पीसफुल, एक खुश मिजाज, एक अच्छा रिलेशन बना पाते हैं? इज इट समथिंग यू आर नेचुरली एबल टू डू? नेचुरली मतलब ऐसे बन जाता है, बस बात करते करते पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू एंड लविंग टू बी विद यू। क्या ऐसा होता है? सो दिस इज बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स। तो क्या ये आपके अंदर है? नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ये थोड़ा चेंज से मिलता जुलता है कि जिस प्रकार का एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्या आप उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं? डू यू अडेप्ट टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट? दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। कोविड के टाइम पे भी अगेन हमने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की लर्निंग की। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टीम वर्क। जैसे ही आप अगर अकेले वाला कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप टीम के साथ में आपको काम करना होता है। तो क्या आप टीम के साथ कोलैबोरेट कर पाते हैं? क्या उनके एग्जिस्टिंग वर्क के साथ में आप कोऑपरेट कर पाते हैं? क्या आप उनके वर्क कल्चर को इम्प्रूव कर पाते हैं? क्या हम ये कर पाते हैं टीम के साथ में? नेक्स्ट इज लीडरशिप। ओके, सो लीडरशिप भी वहीं से आ रहा है, थोड़ा सा उसी डायरेक्शन से। द एबिलिटी टू गाइड, मोटिवेट, इन्फ्लुएंसेस अदर्स टू अचीव शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स, सो दैट इज द लीडरशिप which we meant for। तो यहाँ पे आपको मेंटरिंग करनी है, आपको गाइड करना है टू योर जूनियर्स। तो जो न्यू आ रहे हैं उन्हें आपको गाइड करना है, उन्हें आपको मेंटर करना है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लीडरशिप। तो अगर आप ऐसा कुछ करते आ रहे हैं, इफ यू आर एबल टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब भले ही आप कुछ स्पोर्ट्स क्लब में जुड़ करके ऐसा कुछ कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कुछ मैराथन वगैरह में आप ऐसा कुछ कर रहे हो सकता है कि किसी और इवेंट में आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पे आप लीड कर रहे हैं। तो अडैप्टेबिलिटी, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी की तरह ही है बिल्कुल, कि जैसे ही चेंज हुआ तो आप कितना जल्दी अडैप्ट हो गए, है ना? आप कितना जल्दी अडैप्ट हो गए, दिस इज दैट पार्ट। कितने जल्दी अडैप्ट हो गए। ओके, सो हाउ क्विकली यू कैन अडैप्ट योरसेल्फ टू। नाउ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो है, एक रास्ता ऐसे है और एक रास्ता क्रिएटिव है। तो क्या डिफरेंस है? तो प्लेन प्लेन रास्ता और सेकंड कुछ क्रिएटिव, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो मल्टीपल रास्ते होते हैं, उसमें से कौन सा रास्ता बेहतर है, कौन सा आपको अभी चूज करना चाहिए और क्या आप उसे चूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिविटी। उस चीज को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। एक्टिव लिसनिंग बहुत 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 जरूरी है, कि आप जो है कोई कन्वर्सेशन सुन रहे हैं पर आपको समझा ही नहीं, आधा ही समझा। तो अगर आधा ही समझ में आया तो आपने पूरी कन्वर्सेशन का लाभ नहीं उठाया। तो एक्टिव लिसनिंग इज बेसिकली वेरी 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 एक्टिव लिसनिंग। एंड आफ्टर लिसनिंग, व्हाट टू डू? You need to speak. After listening, you need to speak. Okay. The next one is empathy. Empathy is to basically feel the inner feelings of somebody else. Look from their perspective, look from their angle. Okay. So empathy is that. So one is sympathy and this one is empathy. So empathy क्या होती है कि बिल्कुल किसी के दर्द को महसूस कर पाना. That is empathy. So किसी को कोई पीड़ा होती है और उसको आप देखते हैं, तो इज इट लाइक दैट कि आपको बहुत ही तकलीफ हो रही है, यू कैन आस्क। ओके, सो दैट इज एम्पैथी, टू फील समबडीज पेन। नेक्स्ट इज नेगोशिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सैलरी के लिए बैठे हो, नेगोशिएट करना आना चाहिए। पोजीशन के लिए बैठे हो, नेगोशिएट करना आना चाहिए। इंटरव्यू के लिए बैठे हो, नेगोशिएट करना आना चाहिए। यू शुड नेगोशिएट। स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे कॉमन और बहुत ही प्रचलित टॉपिक है, स्ट्रेस। यस, इसके अलावा आप खुद ही लिख सकते हैं कि क्या आप मैनेज कर पाते हैं या फिर मैनेज नहीं कर पाते। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब इसमें खासकर किस तरीके से आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करना है। डू यू हैव द स्किल्स? मे बी आप अच्छी पावर पॉइंट बना सकते हैं, मे बी आप अच्छा कैनवा बना सकते हैं, मे बी आप अच्छा HTML बना सकते हैं, UI। Okay, so this was the last I have written here. Presentation skills was the last. So thank you very much for the day. So I hope you liked the video and all the concepts are clear to you. If you have any doubt, you can write us to the comment section. Like this video, share this video with your friends, and for more such content, you can subscribe to our channel. Thank you.